नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश की कुछ घटनाएं। गोवा मानवाधिकार आयोग ने गोवा विश्वविद्यालय को जारी किया नोटिस, छात्रों के अंडरवियर में पैरेड करने का मामला। गोवा राज्य मानवाधिकार आयोग ने गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिलाल बी मेनन को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान कथित रूप से छात्रों को उनके अंडरवियर में घूमने के लिए मजबूर किए जाने की घटना के संदर्भ में है। आयोग ने कुलपति को 23 जुलाई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह घटना फरवरी माह में हुए फ्रोलिक नामक अंतर विभागीय महोत्सव के अंतर्गत थर्ड डिग्री नाम की प्रतियोगिता के दौरान हुई। प्रतियोगिता के निर्णायकों ने प्रतिभागियों को अंतर वस्त्रों तक कपड़े उतारने का निर्देश दिया था। इस आपत्तिजनक घटना की जानकारी एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट से सामने आई, जिस पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन माना है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के नेता नौशाद चौधरी ने इस कृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कार्यक्रम में छात्राओं की भी उपस्थिति थी और यह स्थिति सभी के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। उन्होंने बताया कि न केवल छात्रों को जबरन रोका गया, बल्कि उन्हें बेहद असहज स्थिति में डाला गया। एनएसयूआई ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस पूरे मामले को सबसे पहले विपक्षी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएएफपी ने सार्वजनिक किया। पार्टी प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा कि उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया है। घटना की गुंज के बीच गोवा विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को विवेकाधीन अवकाश घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसएन धुरी द्वारा जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई कि सभी शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारी और छात्र शुक्रवार को अवकाश पर रहेंगे। दूसरी घटना, पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या, पिता गिरफ्तार, पुलिस सभी पहलुओं को कर रही है जांच। गुरुग्राम में पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कहा है कि वह घटना के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। इसमें यह भी शामिल है कि वारदात के समय राधिका की मां मंजू यादव कहां थी और क्या कर रही थी। राधिका के चाचा कुलदीप यादव की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार 25 वर्षीय राधिका की गुरुवार सुबह गुरुग्राम के सुशांत लोक क्षेत्र स्थित उनके 2 मंजिला घर की पहली मंजिल पर उनके ही पिता दीपक यादव 49 ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दीपक ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के मुताबिक कुलदीप यादव अपने परिवार के साथ घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जबकि राधिका अपने माता पिता के साथ ऊपर की मंजिल पर रहती थी। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 10:30 बजे उन्हें एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वे ऊपर पहुंचे। वहां उन्होंने राधिका को खून से लथपथ हालत में रसोई में पाया और पास ही ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ी थी। कुलदीप यादव ने कहा, मैं और मेरा बेटा पीयूष तुरंत राधिका को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार दीपक यादव ने अपनी बेटी पर 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से कम 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 उसकी पीठ में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शुरुआत में यह कहा गया था कि मंजू यादव घटना के समय भूतल पर थी, लेकिन बाद में एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार वे उसी मंजिल पर मौजूद थी। इस हत्याकांड के पीछे संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दीपक ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि वह अक्सर बेटी की कमाई पर आश्रित रहने की बात को लेकर ताना सुनने से आहत थे। वहीं पुलिस का कहना है कि पिता पुत्री के बीच टेनिस अकादमी को लेकर भी विवाद था, जिसे राधिका चलाती थी और जिससे दीपक असंतुष्ट थे। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप सिंह ने कहा, राधिका एक टेनिस अकादमी चलाती थी, लेकिन उनके पिता इसके पक्ष में नहीं थे। इसी बात को लेकर घर में तनाव था। राधिका यादव कभी एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ की वेबसाइट के अनुसार उन्हें 1999 की रैंकिंग मिली थी। हाल ही में उन्होंने इंदौर और कुआलालंपुर में क्वालिफाइड टूर्नामेंट्स में भाग लिया था। पिछले साल वह एक स्वतंत्र कलाकार के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं इस वीडियो या सोशल मीडिया गतिविधियों से घर में विवाद तो नहीं हुआ। उनके चाचा ने कहा,
राधिका एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी और उन्होंने कई ट्रॉफियां जीती थी। मुझे समझ नहीं आता कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित कारणों की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है। तीसरी घटना, अरुणाचल की सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू का तीखा बयान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के क्षेत्रीय दावों को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके राज्य की सीमा चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती है। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान अरुणाचल प्रदेश की कथित 1200 किलोमीटर लंबी चीन सीमा का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, मैं आपको यहां सुधारना चाहूंगा, हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, भले ही तिब्बत वर्तमान में चीन के अधीन हो, लेकिन ऐतिहासिक रूप से और मूल रूप से अरुणाचल की सीमा तिब्बत से ही लगती है। खांडू ने अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की सीमाएं भूटान लगभग 150 किलोमीटर, तिब्बत लगभग 1200 किलोमीटर और म्यांमार लगभग 550 किलोमीटर से मिलती है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है और उसे जगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है। वह समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलकर अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में दर्शाता है। भारत इस दावे को सिरे से खारिज करता आया है और अरुणाचल प्रदेश को देश का अभिन्न हिस्सा मानता है। मुख्यमंत्री खांडू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर भारत की भागीदारी को लेकर चीन ने विरोध जताया है। हाल ही में चीन ने भारत को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी थी। जब दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भारत के कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने समर्थन जताया। साक्षात्कार में खांडू ने जोर देकर कहा, भारत का कोई भी राज्य प्रत्यक्ष रूप से चीन की सीमा से नहीं जुड़ा है बल्कि तिब्बत से है। चीन ने 1950 के दशक में तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि अरुणाचल की सीमा तिब्बत से लगती है। उन्होंने 1914 के शिमला सम्मेलन का भी हवाला दिया, जिसमें ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा विवाद सुलझाना और तिब्बत की स्थिति पर सहमति बनाना था, लेकिन चीन ने उस समय से ही इस समझौते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। चीन द्वारा अरुणाचल के स्थानों के नाम बदलने की आदत पर मुख्यमंत्री ने कहा, चीन ने अब तक 5 बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदले हैं। यह हमारे लिए नई बात नहीं है। हम चीन की नीति और प्रवृत्ति को समझते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर स्पष्ट और सशक्त प्रतिक्रिया दी है। तिब्बत को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे 1951 में 17 सूत्रीय समझौते के माध्यम से चीन ने तिब्बत पर अधिकार जताया, जिसे बाद में दलाई लामा ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वह दबाव में थे। मुख्यमंत्री खांडू का यह बयान भारत की विदेश नीति के रुख और तिब्बत पर भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दोहराता है, साथ ही चीन के दावों को लेकर एक स्पष्ट संदेश भी देता है। चौथी घटना, मैड्रिड से न्यूयॉर्क जा रही डेल्टा की उड़ान 31 घंटे की मुसीबत में बदली। इंजन फेल होने पर करनी पड़ी आपात लैंडिंग। डेल्टा एयरलाइंस की एक सामान ट्रांस अटलांटिक उड़ान उस समय यात्रियों के लिए अप्रत्याशित परेशानी में बदल गई जब हवा में ही विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और उसे अटलांटिक महासागर के बीच स्थित एक दूरस्थ द्वीप पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह घटना 6 जुलाई को हुई। 282 यात्रियों और 13 चालक दल के सदस्यों के साथ मैड्रिड से न्यूयॉर्क जा रहा एयरबस A330 विमान उड़ान के दौरान अचानक एक इंजन में यांत्रिक समस्या का शिकार हो गया। इसके चलते पायलटों को विमान का रुख पुर्तगाल के ओजोरेस द्वीप समूह में स्थित लांजेस की ओर मोड़ना पड़ा। डेल्टा एयरलाइंस ने NBC और द गार्जियन को दिए गए बयानों में इस घटना की पुष्टि की है। एयरलाइन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका वायुसेना अड्डे लाजेस पर उतारा गया और सभी यात्री व चालक दल सदस्य सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरे। आपात लैंडिंग के बाद डेल्टा ने यात्रियों के लिए स्थानीय होटलों में रात्रि विश्राम की व्यवस्था की और भोजन भी उपलब्ध कराया। अगले दिन एक नया विमान भेजा गया जिसने 7 जुलाई को रात 9 बजे GMT के बाद उड़ान भरी और लगभग 10:36 PM ET पर न्यूयॉर्क के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गया।
इस पूरी घटना के कारण यात्रियों की यात्रा में कुल 31 घंटे से अधिक की देरी हुई, क्योंकि मूल विमान को रविवार दोपहर 3 बजे तक न्यूयॉर्क में पहुंच जाना था। डेल्टा ने बयान में कहा, हमारी फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई और हम अपने यात्रियों से हुई असुविधा और देरी के लिए दिल से माफी मांगते हैं। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जहां विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की, वह लार्जेस्ट एयरबेस अमेरिका वायुसेना का एक प्रमुख ठिकाना है। ओजरेस से न्यूयॉर्क तक की वैकल्पिक यात्रा में लगभग 5 घंटे 29 मिनट लगे। हाल के महीनों में विमान से जुड़ी यह एक और घटना बन गई है। उदाहरण स्वरूप वाशिंगटन डीसी में एक विमान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया था, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। और टोरंटो में मिनियापोलिस से आई डेल्टा की एक उड़ान में आग लगने के बाद वह पलट गई थी। हालांकि उसमें सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए थे। डेल्टा ने इंजन में आई खराबी के सटीक कारणों की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन घटना की जांच जारी है। तो ये थे आज के देश विदेश की कुछ मुख्य घटनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।